हाय। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2021 का छत्तीसगढ़ विशेष करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पहले तो इसका आंसर है शहीद वीर नारायण पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 31 के लगभग अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए। तो वो सारे के सारे नाम डेफिनेटली आपको इतने सारे नाम तो याद नहीं रहेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नाम याद रखने। मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो उसके ऊपर आपको एक नजर मारनी है। तो उसमें ये पहला है शहीद वीर नारायण पुरस्कार, और ये किन्हें प्रदान किया गया? श्री जानकी प्रसाद पुलस्त जी को। इन्होंने लोगों के बीच में आयुर्वेद से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो फैलाई और लोगों को कहा, खासकर जो हमारा आदिवासी समुदाय है उनको ये प्रेरित किया कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की तरफ बढ़िए, वो ज्यादा अच्छा होता है। इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्हें छत्तीसगढ़ माटी पुत्र पुरस्कार है वो भी प्रदान किया गया। और आपने शहीद वीर नारायण जी के बारे में तो सुना ही होगा। ये 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनको फांसी दे दी थी। कहां पर, वो भी मैंने डेटा लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये। 1857 की क्रांति में ये जेल से भागे थे और इन्होंने अंग्रेजों से काफी प्रतिशोध लिया, काफी उन्हें परेशान किया और बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। किन्हें? शहीद वीर नारायण जी को। और रायपुर का जो जय स्तंभ चौक है वहां पर इन्हें फांसी दे दी गई। इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो ये भी डेटा याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या, जानकी प्रसाद पुलस्त जी ने जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा देने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई। दूसरा, शहीद वीर नारायण जी के बारे में, इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया, जेल से भागकर अंग्रेजों से काफी प्रतिशोध लिया और उन्हें भगाने की कोशिश की भारत से। अनफॉर्चुनेटली वो भगा नहीं पाए, बट 10 दिसंबर 1858 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर क्या दे दी गई? फांसी। और 2 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये मैंने बहुत सारा डेटा लिखा है, इसमें से ये सारा का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको नजर जरूर इसके ऊपर मार लेनी है। गुरु घासीदास सम्मान पुरानिक लाल चेलक को दिया गया है। हाजी हसन अली सम्मान, ये सारे के सारे सम्मान आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसमें दिया जाता है? बहुत ही ज्यादा ये लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ये सारा डिटेल बताने को आया तो, बट हाँ, इसमें से गुरु घासीदास सम्मान के बारे में तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाजी हसन अली के बारे में शायद ही क्वेश्चन आए, फिर भी अगर आप ध्यान रखें कि वो एक उर्दू के शायर थे और उन्होंने जो सोशल वर्क होता है वो भी काफी किया, इस वजह से इनके नाम पर यह सम्मान की स्थापना की गई है। और बाकी के ये भी सारा डेटा अगर आप देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा। इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, ये मुकेश चौधरी को प्रदान किया गया है। इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर लेंगे तो अच्छी बात है। और भी मैंने यहां पर लिखा है, ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये 2 लोगों को दिया गया, एक अंबू शर्मा और दूसरे हैं अंशुमान शर्मा। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ये तो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। याद रखना, जो पिछला वाला था वो आया था, रिसेंट था, तो फिर से ये करंट न्यूज हो जाती है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान, ये मृणाल पांडे को दिया गया जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये दोनों सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आपको याद रखने ही होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, हमारी जो सरकार है उसने ये घोषणा की है कि 12 जनवरी से हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ के आदिवासी समुदाय की कला है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उनका जो साहित्य है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। आपको पता होगा बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ पर, जैसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, ये सब भाषाएं बोली जाती है। तो उनसे संबंधित जो लोग हैं डेफिनेटली उन्हें हमें मंच प्रदान करना चाहिए ताकि वो आगे आए और हमारा जो कल्चर है वो एक्सपांड हो।
जो युवा हैं उनको समझ में आए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो हमारे कल्चर के बारे में जानते नहीं। तो 12 जनवरी 2021 से हम ये शुरू करने वाले हैं और ये 3 दिन तक चलेगा। ये जो महोत्सव है ये 3 दिन तक चलेगा। और अगर आपको ये पता नहीं है कि 12 जनवरी को कौन सा डे होता है तो आप बहुत बड़े भुलावे में हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नेशनल यूथ डे उस दिन होता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है उनकी बर्थ एनिवर्सरी उस दिन होती है। तो देखिए मैंने ये डेटा यहाँ पर लिखा है। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुडुख, सरगुजी सहित सभी लोक भाषा बोलियों के साहित्यकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 3 दिन तक चलेगा और इसमें ये भी होने वाले हैं, कुछ लोक कलाकार अपना जो डांस होता है, जो फोक डांस होता है, उसकी भी प्रस्तुति देंगे, जैसे पंडवानी। ये सब इंपॉर्टेंट है, पंडवानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। भरथरी, सुआ, पंथी के साथ साथ नाचा गम्मत के लोक कलाकार भी प्रस्तुति देंगे या उनकी भी प्रस्तुति होगी। इंपॉर्टेंट है ये जितने भी ये नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, सिंस ये न्यूज में आ चुके, तो आपको एक एक शब्द को अगर आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लेंगे तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना। वैसे भी ये पंडवानी तो एक बार परीक्षा में आ ही चुका है। और हमारा जो कल्चर है वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ पीएससी में फिर वो क्या पूछेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ को बेस्ट गवर्नेंस राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बेस्ट गवर्नेंस में इसमें जो खास पैरामीटर उन्होंने सिलेक्ट किया था वो ये सिलेक्ट किया था कि कोविड-19 को आपने किस तरह से हैंडल किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले नंबर पर जो रहा वो रहा है केरल, और उसने 1.618 अंक हासिल किए, शीर्ष स्थान पर रहा। वैसे भी केरल एक विकसित राज्य है तो वहां से तो डेटा अच्छा ही आता है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पढ़े लिखे अपनी जनसंख्या को करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तरह तरह की स्कीम लाती है, एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं हम। सो केरल पहले स्थान पर रहा और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको अंक कितने मिले? 0.872 इतने अंक हासिल हुए हैं और ये चौथे स्थान पर रहा। डेफिनेटली आपको ये अंक याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ आपको स्थान याद होना चाहिए पहला, और हमारे छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो तो पहला किसका है? केरल का। और छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। और बेस्ट गवर्नेंस के लिए दिया गया, और इसमें भी खास जो पैरामीटर था वो कोविड-19 को आपने टैकल कितने अच्छे से किया उसके आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। भोपाल रायपुर के बीच किस एयरलाइंस ने अपनी नियमित उड़ान शुरू की है? हालांकि नियमित उड़ान से मतलब ये है कि अल्टरनेट डेज में कुछ चलने वाली है। इसका एग्जैक्ट टाइम टेबल आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा कि इस एयरलाइंस की यहां से यहां तक उड़ान कब से कब तक होती है, एकदम इतना तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये शुरू की है इंडिगो ने। इंडिगो का नाम आपने सुना होगा। ये भोपाल से रायपुर के बीच में ये उड़ान सेवा शुरू की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो देखिए इसका प्रोग्राम हुआ था कहां पर? तो ये हुआ था राजा भोज हवाई अड्डा, जो कि भोपाल में है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। और इसका उद्घाटन किया था नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया था। और उन्होंने पहली सीधी उड़ान को क्या दिखाई थी? हरी झंडी। हालांकि हरी झंडी जो होती है एक प्रतीकात्मक होती है, ये ना सोचना कि एरोप्लेन को हरी झंडी दिखाने लगे, वो तो ट्रेन में दिखाई जाती है। चलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिगो की नियमित एयरलाइंस किस किस के बीच शुरू हुई है? भोपाल और रायपुर के बीच उसकी शुरुआत, यानी उसको हरी झंडी किसने दिखाई, उद्घाटन किसने किया? तो वो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन? श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया जोरन क्या है? अब देखिए जोरन के बारे में आपने पहले भी शब्द सुना होगा और अभी हाल ही में लॉन्च किया गया ये। तो इसमें ये हुआ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने क्या किया, एक गिफ्ट पैकेट बनाया और उसमें बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उनको उसमें शामिल किया। और वो पूरा पैकेट फिर हमारी सरकार क्या करेगी, जो हमारे लोग हैं वो बेचेंगे और बेचने से डेफिनेटली आमदनी होगी। तो इसका नाम उन्होंने दिया क्या? जोरन। जोरन क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का एक गिफ्ट पैक है जो किसने लॉन्च किया है? हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है। और उसमें ये सारी चीजें रखी हुई है उस पैक में, पूरे पैकेट में। वो क्या है? बाजरा की बर्फी, दरफा काफी, रागी के कुकीज, बाजरा। अच्छा ये सब नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक व्यंजन है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो बाजरा की बर्फी बनती होगी,
आपने कभी खाई हो तो अच्छी बात है। दरभा कॉफी, रागी के कुकीज, बाजरा और बस्तर काजू के कुकीज, बस्तर काजू काफी प्रसिद्ध काजू है ये। मिलेट से बने पीडिया, पपची, ठेठरी आदि शामिल है। इनके नाम अगर आपको एक बार सुनने को मिल जाएगा तो हो सकता है परीक्षा में आए तो आप इसका सही आंसर कर दे कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ का ये एक व्यंजन है। इनको मिला के उन्होंने एक गिफ्ट बनाया और उसका नाम दे दिया क्या, जोरन। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पर आते हैं। खैरागढ़ से विधायक देवव्रत सिंह का निधन हो गया और उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। अभी ये जो देवव्रत सिंह जी हैं ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में फिर जो अजीत जोगी जी की पार्टी बनी उसमें ये शामिल हो गए। तो इनसे संबंधित ये डेटा कौन सा सही नहीं है, तो देखो वह राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद भी रहे, तो ये डेफिनेटली करेक्ट है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से वो सांसद रहे। बिल्कुल आपको टाइमिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना पता होना चाहिए क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, फेमस लोग व्यक्ति की, तो बहुत संभावना होती है कि वो व्यक्ति परीक्षा में उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। वो व्यक्ति नहीं आता, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? देवव्रत सिंह जी। और वो लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा जो थी, पहले तो हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसके विधानसभा के वो सदस्य भी रहे। कहां से? खैरागढ़ से। सीधा इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो आप आंसर लगा सकते हैं कि देवव्रत सिंह, विधायक देवव्रत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है, तो वो खैरागढ़ से। और बिल्कुल वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, तो इसमें आपको उलझना नहीं है। बट हाँ ये जरूर आपको पता होना चाहिए, खैरागढ़ विधायक और भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष रहे। तो इसका सही आंसर है ये, जो कि गलत है। यानी मैंने क्या पूछा, सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्यपाल को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप देखिए, झीरम घाटी पे जो हमला हुआ था, नक्सलियों ने हमला किया था और उसमें कांग्रेस पार्टी की एक रैली थी और वो रैली परिवर्तन यात्रा थी, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लीडर मारे गए थे। आपको पता होगा वो बहुत ही फेमस कांड है। उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे प्रशांत कुमार मिश्रा जी। उन्होंने ये रिपोर्ट सौंप दी और वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है हमारा, वहां पर जज रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, कार्यवाहक। और अभी फिलहाल में जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके वो क्या है, चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। झीरम घाटी जांच आयोग, और इसको लेके विवाद हो गया क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है वो राज्यपाल को सौंपी है। अनसुईया जी उइके जो हमारी राज्यपाल है उन्हें सौंप दी, जबकि जो हमारी राज्य सरकार है उसका मानना यह है कि पहले ये रिपोर्ट किसे जाना था, डेफिनेटली होम मिनिस्ट्री को जाना था, गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय और उसमें देखता क्या गड़बड़ है क्या अच्छा है, और फिर ये रिपोर्ट किसको सौंपता, वो डेफिनेटली राज्यपाल को सौंपता या फिर सदन के सामने रखता, विधानसभा के सामने, जिस पे डिस्कशन होता। सो प्रशांत कुमार मिश्रा जी इसके अध्यक्ष थे और मैंने उनके बारे में आपको काफी बता दिया है। झीरम घाटी हत्याकांड या जिसको बोले हमला, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने अक्टूबर माह में सर्वाधिक 90.10 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन का रिकॉर्ड स्थापित किया। यह विद्युत गृह कहां पर स्थित है, तो ये हसदेव नदी पर स्थित है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये कोरबा जिले में स्थित है, हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे संबंधित डेटा है, बांगो जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट है। और इसने अपनी जो उत्पादन क्षमता है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोड्यूस किया, यानी अच्छी तरह से जो हमारे पास एपरेटस थे उनका इसने उपयोग किया और रिकॉर्ड बनाया। लगभग 100.31% इतनी बिजली इसने प्रोड्यूस की। क्षमता कितनी, 120 मेगावाट। तो 120 मेगावाट से भी थोड़ी सी ज्यादा इसने विद्युत ऊर्जा क्या की, प्रोड्यूस की। और यहां पर 40-40 मेगावाट की 3 इकाइयां लगी हुई है, 3 यूनिट्स हैं जल विद्युत की। आपको पता होगा जल विद्युत में क्या होता है, यहां पर ये मान लीजिए नदी को आपने रोक लिया, रोकने के बाद इसमें डैम बनाया, डैम बनाने के बाद यहाँ पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद इसमें क्या करते हैं,
इसमें से एक छोटा सा होल मार देते हैं और ये पानी बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि इसमें एनर्जी आ जाती है ना, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जब ये प्रेशर से बाहर निकलता है तो इसके सामने टरबाइन रख देते हैं और वो टरबाइन घूम जाते हैं, और जैसे ही टरबाइन घूमते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो 120 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अब सिंस ये न्यूज में आ चुका है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और 40-40 मेगावाट की वहां पर 3 इकाइयां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान दिया गया। देखिए, 2 लोगों को पद्मश्री सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ से मिला है। एक तो ये है मदन सिंह चौहान और दूसरे हैं एक वार्लेकर। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम मदन सिंह चौहान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार हैं। सूफी गायन ये करते हैं और इन्हें गुरु के नाम से जाना जाता है, गुरु मदन सिंह चौहान। और ये रायपुर के रहने वाले हैं। काफी प्रसिद्ध नाम है। इनको अगर आप सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे भी इनका नाम आ जाता है, और विकिपीडिया पे कभी भी फेमस लोगों का ही नाम आता है। पूरे देश भर में इनकी ख्याति है। इस वजह से इन्हें हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया। पद्मश्री, उसके बाद में फिर और इसके लेवल बढ़ते जाते हैं, सुना होगा आपने। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, गुरुजी के नाम से मशहूर हैं रायपुर निवासी मदन सिंह चौहान। तो सीधा इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, आते हैं। जल पुरुष किसे कहा जाता है, या गुरुजी के नाम से कौन मशहूर है? तो आपको पता होना चाहिए कि मदन सिंह चौहान मशहूर है, और ये क्या है, एक सूफी गायक और संगीतकार हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक शोरूम किस नाम से शुरू किए जाएंगे? वी मार्ट, डी मार्ट, सी मार्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सी मार्ट। सी मार्ट का नाम आपने पहले भी सुना होगा। सी मींस क्या? छत्तीसगढ़ मार्ट। गांव में जो हमारे उत्पाद तैयार किए जाते हैं डिफरेंट तरीके के, हमने पहले भी नाम सुना। कई व्यंजन, जो जोरन जो था, उनको बेचने के लिए हमें क्या, शहरों का एक्सेस चाहिए, तभी तो वो सेल होंगे। गांव में तो इतना सेल हो नहीं सकता क्योंकि जनसंख्या कम होती। शहरों में सेल होते हैं। तो सेल करने के लिए ऐसा थोड़ी कि चले और रोड पे लाके बेचने लगे, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या चाहिए, शोरूम चाहिए। तो उसके लिए हमारी सरकार सी मार्ट स्थापित करेगी जगह जगह, छत्तीसगढ़ मार्ट जिसे, जहां पर कि इन्हें सेल किया जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है, महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों या अन्य पारंपरिक व कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम सी मार्ट को स्थापित किया जाएगा। और पहले चरण में इसमें टारगेट रखा गया कि जितने भी जिला मुख्यालय है वहां पर कम से कम एक इस प्रकार का शोरूम हो, सी मार्ट हो प्रत्येक जिला मुख्यालय में, ताकि गांव में कोई चीज बनती है, कोई व्यंजन बनता है, या फिर कोई शिल्पकार कोई चीज बनाता है, बुनकर कोई अच्छा कपड़ा बनाता है, तो उसको हम इस सी मार्ट में क्या कर पाए, सेल कर पाए। और वैसे भी छत्तीसगढ़ हर्बल्स का नाम आपने सुना होगा, वो देश भर में काफी प्रसिद्ध हो गया। देखते ही देखते काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, उससे लोगों को रोजगार मिलता है अल्टीमेटली, जो कि एक अच्छी बात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे किस पंथ की परंपरा से संबंधित हैं? तो देखिए, एक पद्मश्री किन्हें दिया गया, मदन सिंह को, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो सूफी गायक हैं। और ये जो दूसरा पद्मश्री दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं बाबा घासीदास जो पंथ है उनका नाटक होता है कुछ, या नृत्य टाइप होता है, उसमें वो कुछ बोलते भी हैं और नाचते भी हैं, उसका जगह जगह पर ये प्रदर्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाबा घासीदास की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं क्या सब लोगों तक फैलती हैं। तो इन्होंने बाबा घासीदास की शिक्षाएं पूरे देश में फैलाने की अच्छी कोशिश की है। इस वजह से अप्रिशिएट करने के लिए सरकार ने उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है, पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए, इनके बारे में और मैंने डेटा लिखा है। डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम खोला में हुआ है। अब देखिए, इनका जो जन्म है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, आप याद रखेंगे तो बहुत हो गया, इतना गांव वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं। और नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कौन? डॉक्टर राधेश्याम बारले जी। तो 2 लोग हो गए, दोनों को पद्मश्री हमारे जो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने प्रदान कर दिया। किस पंथ से संबंधित है ये?
बाबा घासीदास पंथ से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब देखो, आपको पता होगा हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश कर रही है और उसके लिए तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो ये जो बिजनेस है और ग्रो हो हमारे छत्तीसगढ़ में, और उसमें हमने काफी उन्नति भी की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली ही अभी 1 साल के अंदर में ही सरकार ने बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार की शुरुआत की और वो पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? अभी अनिल कुमार जी को प्रदान किया गया है। जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा करते हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार। और देखिए, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है ये, और मछली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश भर में 8वें स्थान पर है। पहले कहां हमारा कोई स्थान नहीं होता था, जबकि हमारे यहाँ पर ना तो कोई समुद्र का किनारा है ताकि मछली पालन हम और ज्यादा कर सकें, बट मछली का प्रोडक्शन ज्यादा कर सके। खैर, समुद्र में तो क्या मछली पालन होगा, तो फिर भी 8th नंबर पे 8वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ आ चुका है, क्योंकि सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज इस पे अवेलेबल कराती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, पुरस्कार प्रदान करती है। इस वजह से तो ऐसा ही पुरस्कार प्रदान किया गया है अनिल कुमार जी को। आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक पुस्तक किसने लिखी है? दीपक तिवारी, कनक तिवारी, अनन्या अग्रवाल, महेंद्र केशवानी। तो इसका सही आंसर है कनक तिवारी जी ने ये बुक लिखी है। और इसकी लॉन्चिंग किसने की है? हमारे जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके जी, उन्होंने इस बुक की लॉन्चिंग की है, उन्होंने इस बुक को का विमोचन किया है। और इस बुक में जैसा आपको नाम दिख रहा है वैसा ही इसका मतलब होगा। आदिवासी समुदाय की हमेशा से लोगों ने क्या किया है? उपेक्षा की है। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भी उपेक्षा की, खैर अब तो इतना नहीं है, बट फिर भी आजादी के बाद भी हम आदिवासी समुदाय के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाए। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि नक्सल गतिविधियां बढ़ गई। ये कब बढ़ती है? जब लोग फ्री रहें या उनके पास रोजगार ना रहे तो फिर वो इलीगल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसी को लेकर ये बुक लिखी है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा। ये ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक किन्होंने लिखी है? ये कनक तिवारी जी ने लिखी है और इसका उद्घाटन किया है अनसुईया उइके जी ने। ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई। तो डेफिनेटली रायपुर में आयोजित किया गया। सभी दूर के यानी अलग अलग राज्यों के जो शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, वो आए, उन्होंने अपने अपने बारे आइडिया शेयर किए कि हम इस तरह से बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। तो लोगों ने आइडिया एक्सचेंज किया, तो एक का आइडिया दूसरे को पसंद आ जाए, वो इम्प्लीमेंट कर दे, या दूसरे का पहले को पसंद आ जाए, तो उससे क्या होगा? एजुकेशन की क्वालिटी ही सुधरेगी। सो ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया रायपुर में। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में कहां तितली पार्क निर्माण करने की घोषणा की गई है? भोरमदेव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक टाइगर रिजर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य में एक तितली का पार्क बनाया जाएगा, क्योंकि वहां पर तितली की अच्छी अच्छी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको लेकर कुछ ऑनलाइन वोटिंग जैसा भी हुआ था और उसमें हमारे भोरमदेव अभ्यारण्य को काफी वोट मिले। इस वजह से इसमें तितली का पार्क बनाया जाएगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट तितलियां पाई जाती है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में स्थित है क्या ये तितली का पार्क, यानी यहां पर बनाया जाएगा भोरमदेव अभ्यारण्य में। कबीरधाम जिले में ये स्थित है, ये तो खैर आप जानते होंगे। और 3 तितलियों के नाम है, वो नाम आपको ध्यान रखने, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। कॉमन जेजवेल, ऑरेंज ऑफ लीक, कॉमन नवाब, ये 3 तितलियां यहां पर खासकर पाई जाती हैं। और इन्हीं को कुछ वोटिंग जैसा हुआ था, ऑनलाइन वोटिंग हुई थी और उसमें काफी वोट मिले, इस वजह से यहां पर ये पार्क स्थापित किया जा रहा है। तितली पार्क कहां पर? भोरमदेव अभ्यारण्य में। ये थोड़ा सा फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस जिले में कोविड के दोनों डोज का 100% टीकाकरण कर दिया गया? तो ऐसा जिला है रायगढ़। फैक्चुअल डेटा है और बहुत अच्छी बात है। ये दोनों डोज दे दिए गए, एक डोज की बात नहीं हो रही। 100% कोविड टीकाकरण कर दिया गया, जो कि खुशी की बात है। फैक्चुअल डेटा है, याद कर लेना इसको। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।